नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। देखिए, जनवरी महीने में ही माहौल कितना बदल गया। जनवरी महीने में आपने बहुत कुछ देखा है। शिक्षकों को नौकरी भी दी गई। जनवरी महीने में ही अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान भी किया गया और अब बिहार में सियासी भूचाल आया, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे। लाइव चीज़ पहले से ही आपको हर पल की खबर अपडेट दे रहा था और लाइव चीज़ ने पहले ही इस बात का अंदाजा लगाया था कि हाँ, बिहार में नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं, फिर पाला बदल के एनडीए की ओर जा सकते हैं। हुआ भी कुछ वैसा ही। 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ कई मंत्रियों ने शपथ ली है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हुए बिहार के। कल जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे राजभवन के भीतर। हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और काफी राजनीतिक, अगर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, आज की इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज की इस चर्चा में लक्ष्मण यादव जी से हम जानेंगे हर पहलू पर, विशेष करके नीतीश कुमार की जो दृष्टि रही है, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक दिशा और दशा बदली है। लक्ष्मण यादव जी, आप बिहार को काफी अच्छे से देख रहे होंगे। बिहार में तो अब धूप खिल गई है, कोहरा छट गया है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब सर्दी का मौसम लगभग उतार पर है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बात का जी। अंदाज़ा हमें था, लेकिन पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा था। जो व्यक्ति हुँ, मिट्टी में मिल जाने और मर जाने, ज़हर खा लेने, बहुत सारे बयान दिए थे और सब ठीक भी चल हुँ, रहा था। पिछली बार की तरह कोई ऐसा आरोप भी नहीं था जिसका बहाना बनाया जाए कि भई तेजस्वी यादव पर आरोप लग गए हैं। इस बार तो हुँ, देश की सबसे मजबूत विपक्ष की आवाज बिहार बन चुका था, नौकरियां दे रहा था, उसका रिकॉर्ड हुँ। बना रहा था, जाति जनगणना जैसे मुद्दे करके बीजेपी को सबसे बड़ा एजेंडे पर घेरने का काम बिहार कर रहा था। फिर भी मौसम बदल गया। अब आलोक जी, इस बदलते हुए मौसम पर क्या ही कहा जाए। जी। हुँ। लगता है कि मतलब अब जिस तरह से सियासी तूफ़ान आया है, नीतीश कुमार भी क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने सबको एक साथ लाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की इसमें बड़ी गलती थी। जेडीयू के जो नेता हैं, कल राजभवन के भीतर भी मैं महेश्वर हज़ारी से बात कर रहा था, शाहनवाज़ हुसैन से भी बात हुई हमारी। सबने कहा कि कांग्रेस की गलती इसमें बड़ी है, कांग्रेस काफ़ी डिले कर रही थी या कांग्रेस को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था कि होना क्या है? अब ये तो एक बहाना है। मान लीजिए कि हम एक अपने घर पर कार्यक्रम करने के लिए गाँव भर के लोगों को जुटा रहे हैं। 2-4 लोग आने में देर हुँ, कर दिए, तो कार्यक्रम में ही हुँ, मतलब खीर बन रही है उसमें नींबू डाल देंगे या उसमें मिर्च डाल के खाना-वाना पलट देंगे। ये वो नाराज़गी ठीक नहीं है, जब आपके घर की बात है। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी इसका दोष दे सकते हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई जो लड़ने के लिए वो एक एकजुटता बना रहे थे, बाकी सब तो एकजुट थे। अच्छा, नीतीश जी को इस बात का हुँ, अंदाजा नहीं था क्या कि कांग्रेस कैसे व्यवहार करेगी? क्या कांग्रेस को इस बात का हुँ। पता नहीं था कि इसी बीच में हमें संगठन भी मजबूत कर लेना है? तो गलतियाँ कांग्रेस की तरफ से हों या विपक्षी गठबंधन अपनी उम्मीदों के अ, दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या आप एकदम से वो वहाँ चले जाएँगे जिससे आप देश बचाने की बात कर रहे थे? इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा कि आप क्यों देश भर के लोगों को एकजुट कर रहे थे? क्या आपको कांग्रेस के बारे में नहीं पता था या इस एकजुटता में आने वाली मुश्किलों के बारे में नहीं पता था? अलग-अलग रंग के लोग हैं, अलग-अलग पार्टियां हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब लोगों की महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, सीट बंटवारे में थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ा टाइम खिंच जाएगा अचानक से। तो ये एक बहुत कमजोर बहाना है, ये अलग बात है। लेकिन वो भी कितना टाइम देते, वो कितना टाइम देते हैं? जून में बैठक हुई थी 2023 में, अब जनवरी का महीना बीत रहा है, तो अभी तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई इस बात। नहीं, ठीक बात है। ये एक मुश्किल है जिसका देश के सभी लोग जो राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी बहुत तेज़ी से चुनाव की तैयारी कर रही थी। उसका सबसे प्राइम कोर एजेंडा राम मंदिर उनके हाथ में है। वो पूरी और वो ताकत भी उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में है, पैसा उनके हाथ में, संगठन के लोग गाँव-गाँव कोई कथा भागवत कर रहा है उनका संगठन का आदमी, कोई ईडी सीबीआई वाले संगठन के लोग लगे हुए हैं देश को परेशान करने में और उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसके बरक्स विपक्ष की तैयारियां अधूरी, कमजोर और थोड़ी बिखरी हुई दिख रही थी। इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा सवाल हमेशा ये रहेगा, इस बात का रास्ता क्या हो सकता था? क्या कांग्रेस डिले कर रही थी, सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो नीतीश जी उनके साथ चले जाएंगे जिनसे देश बचाने के लिए सबको एकजुट कर रहे थे।
इसका जवाब नीतीश जी कैसे देंगे? कांग्रेस खराब हो सकती है, उसकी उसके काम करने का तरीका खराब हो सकता है। तो जिससे आप कह रहे थे कि इनको रोकना है भाई, हमको तो कुछ चाहिए नहीं। बाद में तो ये समझ में आया कि जब से जो है ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया और अरविंद केजरीवाल ने उसको सपोर्ट कर दिया, नीतीश जी को बुरा लगा कि हमने सबको एकजुट किया, हमें संयोजक बनने की हसरत थी, तो वो पूरा नहीं हुआ। लोग तो इस तरह कहेंगे, महत्वाकांक्षा एक एक अच्छी चीज होती है क्योंकि वो आपको सक्रिय करती है, वो आपको जागरूक और एक्टिव करती है। लेकिन अति महत्वाकांक्षा आपका विनाश कर देती है। नीतीश जी महत्वाकांक्षा से शुरू किए और अति महत्वाकांक्षा पर एकदम पलटी मार गए, जिसका कोई तर्क, ठोस तर्क नहीं है भाई। अच्छा मान लीजिए आप कह रहे हैं कांग्रेस गलती कर रही है, अगर आज की तारीख में आपको सही माना जाए तो आरजेडी को भी इस गलती के तहत कांग्रेस को तुरंत किनारे कर देना चाहिए। यूपी में सपा अलग हो जाए, ममता बनर्जी मान लीजिए कह चुकी हैं, और पंजाब सीट शेयरिंग का एक झगड़ा है और वो बहुत स्वाभाविक झगड़ा है, लेकिन उससे क्या सारे लोग अलग हो जाएंगे और सारे बीजेपी मिल जाएं? क्या नीतीश जी जो रास्ता इस देश के नेताओं को दिखा रहे हैं, सारे लोग बीजेपी में मिल जाएंगे तो देश बच जाएगा, सब अच्छा दिन आ जाएगा? ये एक कुतर्क है। नीतीश जी अब इस कुतर्क से कम देश के लोगों को भ्रमित तो नहीं कर पाएंगे। जी। नहीं, आपको लगता है कि बिहार में अब सियासी फिजा बदली है, एनडीए की सरकार हो गई है बिहार में, अब लगता है कि हाँ बिहार में पिछली बार तो 39 सीट जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार की जो फेस वैल्यू रही है, क्या उस फेस वैल्यू की बदौलत बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं अभी भी, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अमित शाह को भी सुना था कि अब नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, लेकिन ठीक है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, क्या ये असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव पे, 2024 के चुनाव पे? देखिए, असर तो निश्चित रूप से इतना पड़ने वाला है कि जो ईडी तैयार करके बैठी गई रही होगी दिल्ली में, मुझे तो पता नहीं क्यों आलोक जी ऐसा लगता है कि एक फोन पर जब पटना गया होगा तो दो ऑफिस में बजा होगा वो फोन, एक आरजेडी के ऑफिस में और एक जेडीयू के ऑफिस में। आरजेडी वालों ने सोचा कि भाई ईडी कोई नई चीज नहीं है, आप हमें परेशान कर रहे हो, लालू जी को इस उम्र में ईडी का संबंध भेज रहे हो, तेजस्वी के यहाँ ईडी बैठी रहती है, उनको कहना पड़ा कि ये तो कमरा हम बनवा देते हैं घर में, यहीं रहिए। अभी गए हुए हैं, हाँ, अभी लालू जी गए हुए हैं, अभी ईडी ऑफिस में ही है कल लालू जी। शपथ ग्रहण हुआ, आज काम शुरू हो गया ना, तो ये वाला फोन दोनों ऑफिस में गया होगा। तो नीतीश जी के अगल बगल जो विजय चौधरी, आलोक चौधरी और उसके बाद फिर अशोक चौधरी और अशोक चौधरी। अशोक। और संजय झा, त्यागी जी, तमाम लोग जो बैठे रहे होंगे या उनके जीते हुए सांसद, उनको भी ये लगा होगा कि जब हमारा नेता ही ऐसा है जो जब पलटी मार जाए तो हमारी सीट फंसी हुई है, ईडी हमारे यहां भी आ सकती है, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी ईडी ने, उद्धव की पार्टी तोड़ दी, ममता बनर्जी क्या बैठी रहती है। इस सब पचड़े में पड़ने की बजाय सब लोग चल के नीतीश जी को मनाओ कि देखिए आपके लिए तो आसान है, एक बार और रंग बदल दीजिए, इतनी बार बदले हैं तो एक बार और बदल दीजिए, हम ईडी से बच जाएंगे, हम जो है चुनाव हारने से बच जाएंगे। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीजेपी आपके खिलाफ लड़ती, तो यह पूरी की पूरी एक सोची समझी चीज है। तो जैसे ही सरकार बदल गई, दूसरे वाले ऑफिस से ईडी वापस चली गई होगी और वो अब आरजेडी के ऑफिस में जाएगी। इसका बिहार की राजनीति पर असर यह होगा आलोक जी कि बिहार के लोग, आप बात समझिए, जितने दिन नीतीश जी थे 2020 के चुनाव में यही नीतीश जी कहते थे, कहता है 10 लाख नौकरी दे देंगे, अरे पैसवा कहां से आएगा, और जैसे ही ये गठबंधन बना लगभग 5 लाख नौकरी दे दी और नीतीश जी के हस्ताक्षर से दे दी। इसका मतलब जनता इसकी तुलना अब करेगी, पहले भले न करती हो, अब ये करेगी कि 17 महीने जो कल तेजस्वी यादव का बयान है, कल्पना करिए जो नेता इतना बड़ा धोखा खाए उसके अंदर एक क्षोभ होता, गुस्सा होता, वो उसने कहा पहली लाइन, सम्मान कल भी था, सम्मान आज भी है, सम्मान आगे रहेगा, लेकिन हमारे 17 महीने भारी पड़ेंगे। तो जिन्हें नौकरी मिली है, जो सामाजिक न्याय की एक लकीर खींची गई है जाति जनगणना से, मुझे लगता है कि ये जनता इस बात को समझेगी कि यह एक राजनीति है जो झुक के, डर के, उनके दरबार में दरबारी बन के हो रही है, और दूसरी तरफ एक राजनीति है जो लड़ रही है तेवर के साथ। तो इसका असर तो देखिए आने वाले चुनाव में पक्का पड़ने वाला है, और बिहार की राजनीति में भले ये दोनों एकजुट हो गए, एक आध चुनाव बहुत हुआ तो जीत जाएंगे, लॉन्ग टर्म में अब यहां से नीतीश कुमार जी का राजनीतिक पतन हो चुका है। एचडी देवगौड़ा लोग भूले नहीं होंगे, बीजेपी के साथ गए, खत्म हो गए। बसपा 3 बार सरकार बनाई, आज की तारीख में जो बीजेपी के साथ गया
विनाश उसका खत्म है। जो लोग गए बस एक सुविधा मिल रही कि ईडी उनके घर नहीं जा रही है, लेकिन अब चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। जी तेजस्वी यादव क्या और मजबूत होंगे? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और मजबूत होंगे, लालू यादव और मजबूत होंगे? देखिए, इससे फायदा ही उनको होगा? भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। राजनीति है, अनिश्चितताओं का खेल है। इसलिए यह मैं कह दूं कि बिल्कुल मजबूत होंगे, अभी ये उचित नहीं। लेकिन मेरा विश्लेषण विवेक ये कहता है कि जिस काम को तेजस्वी यादव ने इस बार अपनी छवि के साथ जोड़ा है, नौकरी देने का, सामाजिक न्याय करने का, जितना मंत्रालय थे, अच्छा बिहार के लोगों को किसको नहीं पता था कि पूरी चाबी किसके हाथ में होती थी? मुख्यमंत्री के। और जो गठबंधन के लोग थे वो उनके पास कितना काम करने का अवसर था। बावजूद इसके अगर शिक्षा मंत्रालय में काम हुआ, परिवहन मंत्रालय में, खेलकूद में, विकास, हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाकर के काम हुआ, मुझे लग रहा है कि जनता के विवेक का इम्तिहान है ये। तेजस्वी यादव और आरजेडी दो चीजें आज की तारीख में जो सबसे शानदार करी, जिसके लिए मैं बीजेपी की भी तारीफ करता हूं। बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर भारत की राजनीति में आई, उस विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। राम मंदिर बनवाना था, बनवा दिया, भले उसके लिए 2 करोड़ रोजगार का झूठ बोलना पड़ा हो, 15 लाख का झूठ बोलना पड़ा हो, 100 स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, ये वो सारे झूठ बोले गए, वोट लिया गया, काम लेकिन हुआ अपने कोर एजेंडे का, अपनी विचारधारा का, वो आरएसएस की विचारधारा का है। इसलिए बीजेपी मजबूत हो रही है। और भी कई वजह। आरजेडी को आज अगर बिहार के लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, डरे नहीं, ईडी के और सीबीआई के सामने डरे नहीं। एक पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष, लोग कहते थे कि बिहार में काम नहीं हो रहा है, 17 महीने में इतना काम हुआ है, ये दूसरा काम तेजस्वी यादव की छवि के साथ जुड़ेगा। तो वैचारिक प्रतिबद्धता और डिलीवर करना, गवर्नमेंट में रह के डिलीवर करना, ये इम्तिहान अब बिहार की जनता का है कि इन दोनों की अगर आज की राजनीति में उनके लिए कोई अहमियत बची होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आरजेडी नहीं, उनका महागठबंधन, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस है, उसने अपनी छवि मजबूत की है। मेरा आकलन कहता है कि निश्चित रूप से ये ताकतवर होंगे। जी मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार को वापस लेकर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय मैं में तो भुगतना पड़ सकता है? आलोक जी एक सवाल पूछता हूं। देश का सबसे बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे पर पिछले 4-5 दशकों दक्षिणपंथी राजनीति का केंद्र रहा हो, राम मंदिर, उससे बड़ा तो मुद्दा इनके पास नहीं था ना। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूरा देश राममय है। राज्यसभा में एक आदमी सीना तान के कहा, एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार। जब सब कुछ आपके पक्ष में था तो आपको अकेले चुनाव जीतना चाहिए था। आप नीतीश कुमार को कहते, मीडिया में आकर कहते कि नीतीश बाबू फिर पलटी मारना चाह रहे थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम अब दरवाजे बंद कर चुके हैं, तो नहीं चाहिए नीतीश कुमार। तब हम मानते कि बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की लहर है, राम मंदिर के नाम पर चुनाव होगा। ये सारी बातें तो अपने आप ध्वस्त हो गई। आपको उस नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई जो नीतीश कुमार आपके खिलाफ पूरे विपक्षी दलों को एकजुट किए। इसका मतलब आपको भी समझ में आ रहा था कि अकेले आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए आप नीतीश कुमार को लेना पड़ा इनका। ये बीजेपी की हार दिखाएगा, कमजोरी दिखाएगा। इसलिए बीजेपी की तरफ से ये नुकसान होगा। अब मुरेठा बिना खोले सम्राट चौधरी शपथ ले लिए ना भाई। और क्या क्या बोले थे गिरिराज सिंह, अरे भाई बीमारी, महिलाएं रो रही थीं कि हम कैसे, वो तो हमको शर्म आ रही थी, हम उठ के भाग गए, अब उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। ये कमजोरी नहीं दिखा रहा तो क्या दिखा रहा है? अगर कोई ताकतवर होता तो ऐसे आदमी को सब लोग एकजुट करते कि नहीं नहीं अब हमको जरूरत नहीं, हम अकेले बिहार के 40 सीट लड़ेंगे। नहीं जीत पा रहे थे आप बिहार के 40 सीट। एक तरफ बसपा जैसे अलग खड़ी हुई है, अकेले लड़ना चाह रही है, इसलिए यूपी में कुछ माहौल उनके पक्ष में। कल्पना करिए सपा, बसपा, कांग्रेस सब एकजुट होकर, आरएलडी एकजुट होकर लड़ते तो 80 सीटों में से कितनी बीजेपी जीतती? इसलिए सब अलग कर दिया तो अलग अलग हो गए। और वही काम बिहार में किया। बिहार आज की तारीख में बीजेपी के हाथ से फिसल चुका था, इसलिए लाख कोशिश करके, हर तरह से डरा के, धमका के, लालच दे के उन्होंने बिहार के गठबंधन को तोड़ दिया। ये बीजेपी की कमजोरी दिखा रहा है और इसलिए हम इसको इस तरह से देख रहे हैं। जी कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आज लालू प्रसाद और ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए मीसा भारती भी साथ में है। आपको लगता है कि सब प्री प्लान था, सब स्क्रिप्टेड था, सब तैयारी थी? बाकायदे इस देश में जब राजनीति ही स्क्रिप्टेड चल रही हो,
देश के प्रधानमंत्री क्या भाषण देंगे, अब हर जगह एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा है। हम एक टेलीप्रॉम्प्टर युग में हैं आलोक जी। टेलीप्रॉम्प्टर पर सब कुछ लिखा जाता है। 2-4 पूंजीपति, उद्योगपति जिनके हाथों देश बेचा गया है, 2 नेता, तो 2 उद्योगपति, 2 नेता मिलकर पूरा देश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और हर कमजोर कड़ी के सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर खड़ा हो जाता है। वही टेलीप्रॉम्प्टर नीतीश कुमार के सामने गया, उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ दी। उसी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा था कि आप इधर आओ और उधर हम उनको जेल में डाल दें। लालू यादव को जेल में डाल दो, नीतीश कुमार को अपने पास ला लो। बीजेपी अगर मजबूत होती तो ये दोनों काम नहीं करती। राजनीति राजनीति की तरह होती है, सामने से लड़ा जाता है, पीछे से नहीं। लालू यादव जो गलत किए उसको जनता के अच्छा न्यायालय में क्या ये बात सही नहीं है? किसके किसके यहाँ हजारों करोड़ रुपए के नोट पकड़ाए, कितने तरह के घोटाले हुए। हेमंत बिस्व शर्मा, उसके ऊपर घोटाला हुआ, अब बीजेपी ज्वाइन करके वहां सीएम बना हुआ है, कभी ईडी नहीं गई। और अब तो मैं नाम गिनाऊंगा तो इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। जितने नेता देश के थे जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस चल रहा था, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो बीजेपी अगर इतनी मजबूत है तो ये करने की क्या जरूरत है? तो ये ईडी का खेल उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है आलोक जी, जो स्क्रिप्ट येन केन प्रकारेण एक व्यक्ति को फिर से 2024 में चुनाव जीतने के लिए कर रही है। क्योंकि सीधे अगर लड़ाई लड़ते तो नीतीश और लालू की जोड़ी बिहार में उनका सुपड़ा साफ करने को तैयार थी। अब उन्होंने उस जोड़ी को एक को झुका दिया, अपनी तरफ ले लिया और दूसरी को अब डरा रहे हैं। ये पूरी राजनीति की स्क्रिप्ट है। देखिए, यशाय और मात का खेल जो चल रहा है बीजेपी का, एनडीए का, इस पर लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ जुड़े थे सीधा दिल्ली से। क्या कुछ उन्होंने विशेष तौर पर जानकारी दी है, क्या कुछ इसका विश्लेषण किया है, कैसे समझाया है खोलकर, हर एक पन्ने दर पन्ने को खोलकर समझाया है, कैसे स्क्रिप्टेड था सब कुछ पहले से तैयारी चल रही थी। और जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है, इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? बीजेपी की स्क्रिप्ट ही यही है, नीतीश कुमार को इधर ले आओ, लालू यादव को जेल में डालो, सीधा है। उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, प्लानिंग चल रही है। लेकिन जनता सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो जनता की ताकत होती है। नीतीश कुमार ने भी कल ट्वीट करके कहा था, मालिक जनता है, जनता मालिक है। तो अब जनता मालिक क्या अपना जनमत देती है, देखना होगा। 2024 को लेकर माहौल बन रहा है। आपका विशेष रूप से धन्यवाद लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।